वेल फ्रेंड्स, नाउ लिसन अटेंटिवली। फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं और अब फायर पर आपकी इतनी कमांड हो जानी चाहिए कि आपको ये आइडिया हो जाए, अगर कोई कॉरपोरेट सेक्टर का क्लाइंट या कोई एसएमई सेक्टर का क्लाइंट या कोई रिटेल सेक्टर का भी क्लाइंट ये आपसे पूछे कि हमारी यूनिट के लिए आपसे फायर पॉलिसी चाहिए, तो आप किसको कौन सी पॉलिसी सजेस्ट करेंगे? क्योंकि इन एडिशन टू पैकेज पॉलिसीज, जो भी इंडिविजुअल फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके पास अवेलेबल हैं, रूरल के लोग हैं क्या? नहीं तो मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँ। रूरल के भी हैं क्या? जी सर। ओके ओके, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं फायर की, उनमें आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन सम इंश्योर्ड के पैरामीटर पर है। जब आपको ये पता होगा कि सम इंश्योर्ड 6 करोड़ है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपके पास लिमिटेड है पॉलिसी, जो पॉलिसी है अवेलेबल वही देनी होगी और कोई ऑप्शन नहीं। ये ऑप्शन आपको तब मिलता है जब आप 50 करोड़ के ऊपर का कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो अगर कैजुअली भी कोई पूछ ले कि 55 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, कौन सी पॉलिसी अवेलेबल है आपके पास फायर इंश्योरेंस की, तो क्या सजेस्ट करेंगे? किसी को कोई आइडिया है? 55 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, क्या पॉलिसी? स्टैंडर्ड फायर 1 और एनी अदर ऑप्शन? सर SBLU। हाँ, और कोई ऑप्शन? एनीबॉडी कैन टेल? Over 50 crores sum insured, do you have any option to give any policy? Yes, there is, and that is industrial all risk insurance. हालांकि उसमें एक दो कंपोनेंट और भी आ जाते हैं, लेकिन यही दो ऑप्शन बचते हैं 50 करोड़ से ऊपर के क्लाइंट के लिए आपके पास पॉलिसी देने के लिए। या तो आप स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी देंगे या इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी देंगे, दैट्स ऑल। और 50 करोड़ से नीचे के सम इंश्योर्ड के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 5 करोड़ के लिए आप सूक्ष्म उद्यमी देंगे। 5 को एक्सीड करते ही 50 करोड़ तक आपके पास लघु उद्यम है और कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। और ये आप ये लिख लें कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि ये जो पॉलिसीज हैं तीनों चारों जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, they are all common to the entire general insurance industry of India. इसमें SGI का कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट SGI का नहीं है। दिस इज कॉमन टू ऑल। तो इंडस्ट्री का ट्रेंड यही है, इंडस्ट्री को भी यही पॉलिसीज देनी है, लेकिन क्योंकि और जगहों पर कॉरपोरेट का काफ़ी अच्छा प्रीमियम होता है, तो वहाँ फ्रीक्वेंटली स्टैंडर्ड फायर और IR पॉलिसीज सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन जब सम इंश्योर्ड 50 करोड़ से नीचे का है, मैक्सिमम 99% पॉलिसीज उसी में आ जाती हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं बचते। तो अब आपको समझना ये है कि ये जो पॉलिसीज हैं अप टू 50 करोड़, इसमें क्या जरूरत पड़ी IRDA को कि उन्होंने इतने अमेंडमेंट किए, पॉलिसीज नई इंट्रोड्यूस की और पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लागू की, जो कि हर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर बाइंडिंग है? ऐसा क्या हो गया? क्यों उनको जरूरत पड़ गई? पॉलिसी तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी तो इट इज ए ट्रेडिशनल ओल्ड पॉलिसी, राइट फ्रॉम द टाइम्स मेमोरियल इट इज कंटिन्यूइंग। इसमें तो कुछ नया नहीं था। फायर पॉलिसी के बिना तो कमर्शियल यूनिट्स का इंश्योरेंस पूरा होता ही नहीं। आपको पता है कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनमें बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर एंड स्टॉक, दे आर इनबिल्ट। किसी भी छोटी से छोटी यूनिट और बड़ी से बड़ी यूनिट के लिए जब आप फायर पॉलिसी दे रहे होते हैं, तो ये चारों के चारों, जो कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का, तो ये चारों तो फायर पॉलिसी में कवर होगी। तो जब आपकी बिल्डिंग भी कवर है, प्लांट एंड मशीनरी भी कवर है, फर्नीचर, पिक्चर एंड फिटिंग्स भी कवर है, स्टॉक्स भी कवर है, फिर आपको कहाँ जरूरत पड़ रही है कि और नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाए? लेकिन IRDA ने ऐसा किया। क्यों किया? बहुत सारे रीजन है इसके, और रीजन क्या है ये समझ लीजिए। आपको मैं समझा देता हूँ प्रेजेंटेशन से।
Is it visible to all? Anybody can confirm? Yes, sir. Yes, okay. तो रीजंस क्या है? देखिए आईआरडी को क्या करना पड़ा, इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, जितने भी डिसीजन लिए गए सब पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में, इंश्योरेंस कंपनियों के इंटरेस्ट में नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा इसका, बशर्ते कि पॉलिसी सेल होगी। और पॉलिसी सेल कब होगी? जब पॉलिसी होल्डर खरीदेगा उसको, या प्रपोजर उसको खरीदेगा। पॉलिसी होल्डर तो बाद में मानता है पॉलिसी लेने के, प्रपोजर फायर पॉलिसी को खरीदेगा तो ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट भी होगा, उसका भी कवरेज मिलेगा। इसलिए आईआरडीए ने कवरेज भी चेंज किया, सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न भी चेंज किया, इनबिल्ट एडिशनल कवरेजेस भी डाले, इनोवेटिव कवरेजेस भी डाले, और दोनों पॉलिसी में स्लाइटली डिफरेंस भी रखा गया ऑन सम पैरामीटर्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछली पॉलिसी में बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज की गई है, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज का आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस। सेकेंडरी, कवरेज में कंप्लीटनेस नहीं थी। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 15 एड ऑन कवरेज, जो कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग टैरिफ टाइम से चले आ रहे, 15 एड ऑन कवर, जबकि पॉलिसी में 12 पेरिल कवर है केवल। 15 एड ऑन कवर के मायने ये है आपको हर एड ऑन कवर के लिए एडिशनल प्रीमियम देना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कवर है, इनबिल्ट कवरेज नहीं है। हालांकि आपकी चॉइस पर है कि आप उसे लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको एडिशनल प्रीमियम देना ही देना होगा। प्लस उस पॉलिसी में मिस सेलिंग का बहुत स्कोप था, बहुत ज्यादा मिस सेल हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि एक प्रोविजन था उसमें कि आप आरएसएमडी और एसटीएफआई जैसे सेट ऑफ पेरिल्स को एक्सक्लूड करा सकते हैं, और एक्सक्लूड कराएंगे तो आपको प्रीमियम में रिबेट मिल जाएगी। अब ये रिबेट हंड्रेड्स या थाउजेंड्स हो सकती है, लेकिन इसके इम्पैक्ट कस्टमर को नहीं मालूम, क्योंकि मैक्सिमम कॉज ऑफ लॉस अंडर फायर पॉलिसी इज राइट, स्ट्राइक, malicious damage, storm, tempest, flood, inundation, cyclone, ये जो रीजन है सबसे ज्यादा लॉसेज इन्हीं से होते थे एज कंपेयर टू फायर। फायर पॉलिसी का सबसे बड़ा मिसकन्फ्यूजन क्या है कि जब कस्टमर लेता है तो उसे ये समझ में आता है कि ये फायर से रिस्क कवर हो गई मेरी, बट फायर इज वन पेरिल ऑन 12 पेरिल्स आर देयर। तो सभी पेरेंट्स में जो सबसे ज्यादा कॉज ऑफ लॉस होता था क्लेम्स के लिए, वो आरएसएमडी और एसटीएफआई होती है। अब आपने कस्टमर को बताकर या बिना बता करके भी उसको पॉलिसी में रिबेट देने के पर्पज से थोड़ा सा प्रीमियम कम कर दिया, और आपने ये दोनों पेरिल एक्सक्लूड कर दिए, सेट ऑफ पेरिल्स, और बाई चांस इन्हीं कारणों में से किसी से लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको क्या देना था? एक लाइन का रेप्लिकेशन लेटर। सिंस यू हैव ऑप्टेड आरएसएमडी एंड एसटीएफआई सेट ऑफ पेरिल्स एज एक्सक्लूजन ऑफ द पॉलिसी, योर क्लेम इज हियरबाय रिजेक्टेड। यू कांट एक्सपेक्ट ए कस्टमर को कहाँ जानकारी है कि एसटीएफआई सेट ऑफ पेरिल क्या होता है, आरएसएमडी सेट ऑफ पेरिल क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिशियल्स तक को पता नहीं होता। Those who are concerned from the core branches like underwriting or claims, they only understand it. तो इस पॉइंट पर बहुत जबरदस्त मिस सेलिंग हो रही थी और बरसों से चली आ रही थी। आईआरडीए नोटिस्ड इट और उन्होंने सबसे पहले इसको बैन किया। नो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज गॉट एनी राइट टू एक्सक्लूड आरएसएमडी एंड एसटीएफआई सेट ऑफ पेरिल इवन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड। अगर रिक्वेस्ट करता है इंश्योर्ड का आरएसएमडी सेट ऑफ पेरिल को या एसटीएफआई सेट ऑफ पेरिल को पॉलिसी में से एक्सक्लूड कर दीजिए, प्रीमियम कम कर दीजिए, तो भी कम नहीं होगा और कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी कम नहीं कर पाएगी। इसको कंट्रोल किया गया। ये किसके फेवर में है इंटरेस्ट? ऑब्वियसली प्रपोजर के। तो ये जो भी डिसीजन लिए गए, आईआरडीए ने जितने भी अमेंडमेंट किए, पॉलिसी को जितना भी मॉडिफाई किया, उसके पीछे लॉजिक ये था कि इसके डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को मिलने चाहिए। वरना फायर पॉलिसी तो है, आज भी थी, आज भी है, कल भी थी, लेकिन इन दोनों को बनाने के पीछे लॉजिक ही ये है कि इन पॉलिसीज को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, इनके प्रोविजंस को। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंप्लीट कवरेज दीजिए, इसमें इनबिल्ट कवरेज डालिए, आप एडिशनल कवरेज डालिए,
उसी प्रीमियम रेट पे कवरेज प्रोवाइड कीजिए, नो एड ऑन कवर्स, जितने कम से कम हो सके उतने एड ऑन कवर्स प्रोवाइड कीजिए कस्टमर को, क्योंकि उसको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ती है। कवरेज की क्लैरिटी भी नहीं है मोर ओवर, और आपके पास कोई सम इंश्योर्ड निकालने का स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न भी नहीं। इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही है, किसी भी वैल्यू पे इंश्योरेंस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू, डेप्रिसिएटेड वैल्यू, बुक वैल्यू, ये रीस्टेटमेंट वैल्यू, ये सब वैल्यू चल रही थी। और जहां एक्सपर्टीज है वहां तो ठीक है, जहां नहीं है ऑन एंड एवरेज ब्रांच लेवल पे इतना एक्सपर्टीज कहाँ होता है। तो जो वैल्यू उसको दिखाई दी, जैसे मान लिया कस्टमर ने कह दिया कि साहब मैंने ये फैक्ट्री 3 करोड़ में खरीदी है, तो उन्होंने 3 करोड़ का इंश्योरेंस कर दिया। अब उन्हें पता ही नहीं कि आज की डेट में उसकी वर्थ क्या है। मान लो फैक्ट्री की वर्थ आज की डेट में 5 करोड़ है, अगर उसमें टोटल लॉस हो जाता है, फायर से टोटल बर्न हो जाती है या फ्लड से टोटल डैमेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू पे 5 करोड़ प्रोवाइडेड द सम इंश्योर्ड इज 5 करोड़। लेकिन वहाँ तो इंश्योरेंस ही 3 करोड़ का, तो क्या होगा, वो 3 करोड़ में भी अंडर इंश्योरेंस लग जाएगा, एवरेज प्राइस लग जाएगा, क्लेम विल बी रिड्यूस टू प्रोपोर्शनेटली इन प्रोपोर्शन ऑफ द सम इंश्योर्ड। ये बहुत बड़े फैक्टर्स थे जिनकी वजह से IRDAI को डिसीजन लेना पड़ा कि 2 नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाए। कहने को 3 नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन एक रेजिडेंशियल हाउस से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमर्शियल यूनिट्स। समझ में आ रहा है ना सबकी? कहीं कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है बीच में भी रोक कर। ऐसा नहीं हो कि 1 वे ट्रैफिक चल रहा हो और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो ये सारे कन्फ्यूजन्स की वजह से पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस की गई, और ये 1 अप्रैल 2021 को इंट्रोड्यूस की गई। तब से आज तक सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन पॉलिसीज को सेल कर रही हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। 5 करोड़ तक और फिर 5 से 50 करोड़ तक जिस पैरामीटर पर सम इंश्योर्ड डिसाइड किए गए हैं, उसी पैरामीटर पर कंपनियों को ये पॉलिसी सेल करनी है। ये सेल उस हाल में भी करनी है जिनमें कि पुरानी पॉलिसी चली आ रही थी, ST स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी, लेकिन जब उसका रिन्यूअल आएगा तो यही पॉलिसी दी जाएगी, क्योंकि सम इंश्योर्ड 50 करोड़ से कम है। तो चाहे न्यू प्रपोजल हो, चाहे रिन्यूअल हो, या कोई मार्केट का रोल ओवर केस हो, अब पॉलिसियां यही दी जाएंगी। अब इसका सेकंड एस्पेक्ट समझ लें कि पैकेज पॉलिसी हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास होती है, क्योंकि डिमांड बेस्ड पॉलिसी है। कस्टमर को ये पॉलिसी चाहिए, हर कस्टमर को ये चाहिए कि एक ही पॉलिसी मिले। मेरे को कोई भी सेपरेट डेट याद नहीं रखनी पड़े, मेरे को बार बार प्रपोजल फॉर्म नहीं भरने पड़े, मेरे को बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनियों के रिन्यूअल्स और एक्सपायरीज की डेट याद नहीं रखनी पड़े। ये सारे झंझटों से बचने के लिए हर कस्टमर ये चाहता है कि उसको पैकेज पॉलिसी मिल जाए, एक ही पॉलिसी में जितने कवर उसको चाहिए सब शामिल, फिर उसको ये फिजिबिलिटी भी मिले कि उसकी जो रिक्वायरमेंट हो वो ले ले। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसको प्रेफर किया और सभी ने अपनी पैकेज पॉलिसी निकाली। अब पैकेज पॉलिसी के 2 रूट होते हैं। पहला ये कि मैंडेटरी सेक्शन कितने हैं। नॉर्मली हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहले सेक्शन को मैंडेटरी सेक्शन बना देती है, जिसमें कि फायर सेक्शन मिलता है, तो हर पैकेज पॉलिसी का फायर सेक्शन मैंडेटरी हो गया। सेकेंड कंडीशन होती है कि मिनिमम सेक्शन कितने लेने जरूरी है कस्टमर को, क्योंकि पॉलिसी में तो 14 सेक्शन, 15 सेक्शन, 16 सेक्शन जितने भी हो सकते हैं। सारे तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सारे नहीं है तो कस्टमर लेगा भी नहीं, आप उसको थोप भी नहीं सकते। दैट मीन्स यू मस्ट हैव योर मिनिमम सेक्शन लिमिट। तो कंपनियां 2 सेक्शन, 3 सेक्शन मिनिमम सेक्शन की लिमिट रख देती हैं कि इतने तो आपको लेने ही लेने हैं। इसके बाद आपकी चॉइस है, आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप सेक्शन ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां पैकेज पॉलिसीज रखती हैं, आपके पास भी बिजनेस प्रोडक्ट पॉलिसी, सिटी शॉपकीपर पॉलिसी, ऑफिस केयर पॉलिसी, होटल एंड रेस्टोरेंट पॉलिसी, एजुकेशन शील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, दे आर ऑल पैकेज पॉलिसीज। और सभी में कॉमन फैक्टर है कि पहला सेक्शन मैंडेटरी है, वो फायर इंश्योरेंस है, बाकी 2 या 3 सेक्शन लेने जरूरी है। अब पॉइंट ये है कि पहला सेक्शन फायर का जो कि लेना ही लेना है। हर पॉलिसी में फायर का सेक्शन लेना ही लेना है, और हर पॉलिसी में सम इंश्योर्ड अलग अलग होगा। किसी का 2 करोड़ का ही सम इंश्योर्ड है, किसी का 22 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, तो सेक्शन तो एक ही है फायर का।
कैसे काम करेगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैकेज पॉलिसीज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इंश्योरेंस कंपनियों के पास, वो ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू द लिमिट ऑफ सम इंश्योर्ड उसी पॉलिसी के प्रोविजंस को अप्लाई कर देते हैं। आई रिपीट, हर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें फायर इंश्योरेंस का जितना भी सम इंश्योर्ड होगा, ऑटोमेटिक वहाँ कौन सी पॉलिसी एप्लीकेबल होगी वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि फायर सेक्शन मैंडेटरी है, लेना ही लेना है, तो फायर सेक्शन का लिमिट के हिसाब से पॉलिसी के प्रोविजन लागू होंगे। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो सभी में है। इसलिए पैकेज पॉलिसी में अब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो रिटेल सेगमेंट को, माइक्रो सेगमेंट को पैकेज पॉलिसी भी ऑफर कर सकते हैं। अब सम इंश्योर्ड का पैरामीटर आपके माइंड में बहुत क्लियर है कि सूक्ष्म उद्यम, भारत सूक्ष्म उद्यम। देखिए, पॉलिसी का नाम भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा ही है। अगर हम इसको SBSU या SPLU के नाम से बोलते हैं तो उसका पर्पज़ ये है कि ये सिर्फ श्री राम की पॉलिसी आइडेंटिफाइड है, क्योंकि प्रोफिक्स लगाने की छूट है, बाकी पॉलिसी का नाम चेंज करने की छूट किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नहीं है। बिकॉज दिस नेम हैज़ बीन नेम्ड बाई IRDA, दिस कैन नॉट बी चेंज बाई एनी कंपनी, नो रीजनलिज्म, नो लैंग्वेज डिफरेंस, ऐसे ही रहेगी। पॉलिसी आप इंग्लिश में जारी करते हैं तो भी कीजिए, नाम यही रहेगा, भारत लघु उद्यम सुरक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा। फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी यू कैन यूज योर नेम ऑफ कंपनी इन शॉर्ट एज ए प्रीफिक्स। मतलब ये हुआ कि जैसे टाटा की कंपनी, तो टाटा जब पॉलिसी इशू करेगी तो क्या करेगी, टाटा भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, तो उनके लिए वो TBSU हो गया। इफ्को टोक्यो, मान लिया उन्होंने इफ्को लगा दिया तो उनके लिए IBSU हो गई। हमने श्री लगाया तो हमारे लिए SBSU हो गई, SPLU हो गई। व्हाट द पॉइंट? तो SBSU SPLU कॉमन नहीं है इंडस्ट्री के लिए, कॉमन है भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा। इस S से कंफ्यूज ना हो आप, पहली चीज। दूसरी चीज, सम इंश्योर्ड लिमिट क्लियर है, भारत सूक्ष्म उद्यम की 5 करोड़ तक और 5 से 50 लघु उद्यम की। लेकिन इसमें जो फंडा है वो समझने का ये है कि सम इंश्योर्ड इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। मेरी 4 शहरों में 4 फैक्ट्रियों में चारों का बीमा कराता हूँ तो मुझे चारों के लिए अलग अलग पॉलिसी लेनी होगी। चारों का सम इंश्योर्ड मिला करके टोटल 4 करोड़ हो रहा हो, तो वो रिस्क एट वन लोकेशन का कॉन्सेप्ट अभी भी लागू होगा। अब ये पॉलिसी फायर की, चाहे तो आपके पास कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हो, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको बोलते हैं, जहाँ पर कि कोई प्रोडक्शन, टर्नओवर, आउटपुट हो रहा, तो चाहे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या इंडस्ट्रियल यूनिट हो, चाहे कोई नॉन इंडस्ट्रियल डिस्क हो, नॉन इंडस्ट्रियल जहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग, आउटपुट या टर्नओवर नहीं होता लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और ये सर्विसेज कैसी हो सकती हैं, जैसे होटल में मिलती है, ऑफिस में मिलती है, शॉप में मिलती है, हॉस्पिटल में मिलती है, तो दीज आर नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क। फिर स्टोरेज रिस्क, स्टोरेज रिस्क बहुत बड़ी होती है, इन द सेंस ओपन में भी हो सकती है, क्लोज गोडाउन भी हो सकता है, यूटिलिटीज एंड टैंक्स, हर इंडस्ट्री के पार्ट, यूटिलिटीज भी होंगी, टैंक्स भी होंगे। तो इससे फायर पॉलिसी का कवरेज होगा। ये बोला जाता है इनको ऑक्यूपेंसी, दीज आर ऑल ऑक्यूपेंसीज, कि भाई नॉन इंडस्ट्रियल है या इंडस्ट्रियल है या केवल स्टोरेज है। तो जब आपको अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट कोड जनरेट करके देगा तो इनका पहला क्वेश्चन ये होगा कि ऑक्यूपेंसी क्या है। अब सिर्फ इतना कहने से अगर आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में नहीं आया कि ऑक्यूपेंसी क्या बतानी है, तो ना वो दे पाएंगे ना आप ले पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले क्लियर करें, क्योंकि फायर पॉलिसी इनमें से कोई भी ले सकता है। और मैंने आपको बताया कि फायर पॉलिसी में इंश्योरेंस के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। इसलिए होते हैं कि सबसे पहले इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पॉलिसी कौन लेगा जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, सारी की सारी डिटेल डिक्लेयर करनी होगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जितना लॉस है उससे ज़्यादा कमाने की गुंजाइश नहीं है उसमें। उसके दोनों कॉरलरीज भी होंगी, सब्लिगेशन एंड कंट्रीब्यूशन, अप्रॉक्सीमेट कॉज भी होगा,
इसके अलावा फायर पॉलिसी के कवरेज में चाहे छोटी से छोटी मान लिया एक दुकान है, आप दुकान को पॉलिसी दे रहे तो उसकी दुकान की बिल्डिंग भी कवर है, उसमें जो भी मशीनरीज फिटेड है, कूलर है, एसी है, वो भी कवर्ड है, फर्नीचर फिक्चर उसमें जो भी अपना लगा रखा है वो भी कवर्ड है, गुड्स एंड रॉ मटेरियल भी कवर्ड है, कोई पाइपलाइन वगैरह है वो भी कवर्ड है, ऑटोमेटिकली कवर है, इनबिल्ट कवरेज है इसका। उसके लिए कहीं उसे कोई एडिशनल प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। अब जो चेंजेस किए गए उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि 12 से बढ़ा के 14 पैरेल किए गए, डिलीशन ऑफ पैरेल को बंद कर दिया गया, सम इंश्योर्ड पैरामीटर हो गया जो डिसाइड करेगा कौन सी पॉलिसी देनी है, कंपल्सरी एक्सेस फिक्स कर दी गई, सूक्ष्म उद्यम में 5,000 ईच क्लेम पर, अगर पॉलिसी में 3 क्लेम भी आए तो तीनों पर 5,000 रुपये सेपरेटली कटेगा। एसपीएल में 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट जो कि मिनिमम 10,000 होगा। नॉर्मली फायर पॉलिसी में सब इंश्योर्ड बड़े ही होते हैं। अगर लॉस टेररिज्म से हुआ तो कंपल्सरी एक्सेस की लिमिट डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि टेररिज्म को डायरेक्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनियां डील नहीं करती हैं, उनके लिए टेररिज्म पूल है। दोनों पॉलिसियों का प्रीमियम मिनिमम प्रीमियम फिक्स है। सूक्ष्म उद्यम 500 रुपये प्लस जीएसटी से कम पे इशू नहीं होगी, अलग उद्यम 1,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे इशू नहीं होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस आपके पास कोई लघु उद्यम का आया है प्रपोजल और उसका प्रीमियम सिर्फ 900 रुपये ही आ रहा है, तो आप कस्टमर को मना ना करें, पॉलिसी दीजिए आप, लेकिन उससे आपने मिनिमम चार्जेस प्रीमियम चार्जेस 1,000 प्लस जीएसटी लेना है, उसका भी इंश्योरेंस होगा। अब क्योंकि कस्टमर के माइंड में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि उसने फायर पॉलिसी लिया तो उससे फायर की रिस्क कवर, ये भी कन्फ्यूजन आप ही ने दूर करना है, क्योंकि फायर एक ऐसा पैरल है जिससे सबसे ज़्यादा लॉसेस चांसेस ऑफ लॉसेज होते हैं या नहीं होते वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन चांसेज होते हैं, क्योंकि फायर किसी भी चीज़ से कभी भी इग्नाइट हो जाती है। जहाँ भी किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल को यानी फ्यूल को टेम्परेचर मिल गया हाई और फिर उसके साथ उसको ऑक्सीजन मिल गई तो बस फ्लेम्स फैलती चली जाएगी, और ये किसी भी आइटम के साथ हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, वेपर हो, गैस हो, वुड हो, फैब्रिक हो, सिंथेटिक हो, मटेरियल हो, सिंथेटिक मटेरियल हो या पैकिंग मटेरियल हो, पेपर हो, कुछ भी, क्योंकि कुछ लिक्विड फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं। अच्छा, सोर्सेज ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं माचिस सी दिखाई जाए उसमें, फायर तो हाई टेम्परेचर से भी हो जाएगा, फायर इनके केमिकल्स के कॉलिजन से भी हो जाएगा, एन नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर। अब इसमें आईआरडी ने एक अच्छा स्टेप ये भी लिया कि कुछ पैरल्स की डेफिनेशन बढ़ा करके उसको एक्सपेंड किया गया जिससे कस्टमर को बेनिफिट हो, क्योंकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी ये कहती है कि ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन फायर का पार्ट नहीं है। अगर आपको इनको कवर कराना है तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, क्योंकि ये एड ऑन है। लेकिन इसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत सारे क्लेम डेपोडेट हो चुके हैं, ये हिस्ट्री है इंश्योरेंस की, फायर क्लेम्स की, लेकिन ये 2021 के बाद बंद हो गई, क्योंकि 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए उनको फायर में ये ऑटोमेटिक शामिल मिल गई, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। ऑन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑटोमेटिक शामिल है। इसी तरीके से पहले फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर से लॉस होते थे, उसके लिए एडिशनल प्रीमियम दिया जाता था। ये कहने को आपको बड़ा बेकार सा पहले लग रहा होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत भारी है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूँ कि आज की डेट में अगर मेरे को या आपको कहीं इंडस्ट्री जाना है, किसी भी शहर में, जिस शहर के भी हम भाषण दें, तो क्या होगा, हमें सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाना होगा ना, सिटी के बीच में तो कई जगह है नहीं, परकोटे में तो कई जगह मिलेगी नहीं आपको, तो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री डालने के लिए आपको सिटी के बाहर जाना होगा। और सिटी के आउटस्कर्ट्स में क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, सारे इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ भी जिस सिटी में भी डेवलप हुए सब फॉरेस्ट या जंगल के एरिया में खाली जगह पड़ी रहती है, जंगल उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं। तो आग किस में लगती थी नॉर्मली, फॉरेस्ट और जंगल में। झाड़ी की आग को तो 99% तो कंट्रोल भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड इट कम टू द नोटिस इमीडिएटली, और इतनी तेजी से फैलने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि झाड़ी की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं। लेकिन फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर तो अनकंट्रोलेबल है,
अमेजन के जंगल में बरसों से आग लगी हुई है, आज तक नहीं बुझ पाई। तो हर सिटी का एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन के साथ इंडस्ट्रियल एरिया या एसएमईज या कॉरपोरेट यूनिट सिटी के बाहर होती चली जाती है। तो ज़्यादा रिस्क किससे हुई? फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर। इसलिए इस पैरल को, फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर को इसमें फॉरेस्ट बुश फायर में मर्ज किया गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम, और अब इसका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ता। एक पैरल चेंज किया गया इम्पैक्ट डैमेज। ये इम्पैक्ट डैमेज बड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कवर कर रखा था कि किसी भी थर्ड पर्सन के मशीनरी, एनिमल या व्हीकल से कुछ भी लॉस होता है तो कवर होगा। अबे डेफिनेशन 1/3 थी, क्योंकि ऐसा तो तब भी हो सकता है ना जब ओनर का हो, तब भी लॉस हो सकता है। प्लस कोई एयरक्राफ्ट आके पड़ जाए, उससे भी हो सकता है। तो एयरक्राफ्ट डैमेज नाम के जो सेपरेट पैनल था उसको इसमें मर्ज ही कर दीजिए, डेफिनेशन बढ़ गई। इंश्योर के या पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में आई काम। अर्थक्वेक को मर्ज कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, टेररिज्म को शामिल कर दिया गया, और थेफ्ट को शामिल कर दिया गया। अब फायर पॉलिसी का फंडा है कि किसी भी फायर पॉलिसी में थेफ्ट कवर नहीं होती है, कभी नहीं होती, क्योंकि फायर के साथ कॉम्बिनेशन में बर्गलरी पॉलिसी दी जाती है। बर्गलरी में यही बर्गलरी और थेफ्ट का कवरेज दिया जाता है। लेकिन क्योंकि बहुत कॉमन डिमांड थी, इसलिए आईआरडीए ने एक स्टेप लिया कि ठीक है थेफ्ट को कवर कर देते हैं, लेकिन पार्शल, इन द सेंस कि अगर किसी भी पेरिल से जो कि फायर पॉलिसी में कवर्ड लॉस हुआ है और उसके बाद थेफ्ट होती है तो उसको कवर कर लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव थेफ्ट हुई है तो कवर नहीं किया जाएगा। फिर से समझिए इस पॉइंट को कि मेरी फैक्ट्री में अगर चोरी हो गई और 2 करोड़ का माल चला गया तो मेरी रिस्क कवर नहीं है, चाहे मेरे पास सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी हो, लघु उद्यम। लेकिन मेरी फैक्ट्री में दंगे हो गए और उसके बाद सामान तितर बतर हो गया और उसके कम से कम दूसरे दिन से चोरी शुरू हुई, 7वें दिन तक चलती थी। कभी कोई लोग कुछ उठा के ले गए, कभी कुछ उठा के ले गए, ये रिस्क कवर्ड हो। तो theft followed by any other peril or any other insured peril of the fire policy is covered, but exclusive theft is not covered. ये समझने का पॉइंट है बहुत अच्छी तरीके से। और क्या अच्छा काम हुआ? STFI peril नो डिलीशन, R70 peril नो डिलीशन, इनबिल्ट कवरेज है। और ये पॉलिसी देने की डेट से लेकर के पॉलिसी की एक्सपायरी डेट तक कंटिन्यू करेंगे एज इट इज। ना तो इंश्योरेंस कंपनी को डिलीट कर सकती है, ना इंश्योर्ड की रिक्वेस्ट पर। कई बार ये कंप्लेंट आती है कि सब वो कंपनी ने STFI और RSMD हटा दिया। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अपनी रिस्क पे कर रहे हैं। आईआरडीए उनके खिलाफ कभी भी एक्शन ले सकता है। कल को हम भी ऐसा करने लग जाए तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा, और आईआरडीए की पेनल्टी तो लाखों में करोड़ों में होती है। तो ऐसे कोई कंपनी ऐसे रिस्क नहीं लेगी। फिर कुछ और एड ऑन कवर्स मर्ज कर दिए गए, यानी कि उनका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगा, और जो पुराने चले आ रहे थे उनकी लिमिट बढ़ा दी गई। तो जो लिमिट बढ़ाई वो भी इंश्योर के इंटरेस्ट में है। जैसे आर्किटेक्ट, सर्वेयर और कंसल्टिंग इंजीनियर की फीस पॉलिसी में ऑटोमेटिकली कवर्ड थी 3%, यानी कि अगर कोई लॉस हो जाता है यूनिट को और उसको रीस्टार्ट या रीस्टोर या रीस्टेट किया जाता है तो आपको ऑब्वियसली एक आर्किटेक्ट, सर्वेयर या कंसल्टिंग इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। उसको आप 3% ऑफ द क्लेम अमाउंट पे कर सकते थे, अब उसको बढ़ा के 5% कर दिए। रिमूवल ऑफ डेब्रिस, मान लिया मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मलबा इकट्ठा हो गया, अब मलबे को हटाने के लिए लाखों रुपए की कॉस्ट चाहिए। 1% ऑफ क्लेम पे होता था पहले, अब 2% ऑफ क्लेम हो गया। इसके अलावा कई एड ऑन कवर फ्री ऑफ कॉस्ट कंडीशनल मर्ज कर दिए गए। थोड़ा थोड़ा उनमें लिमिटेशन डाल दी गई, लेकिन फ्री हो गए, कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं। एडिशन, एल्टेशन, एक्सटेंशन, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक, कवर फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स, स्टार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट कंपेयर्ड बाय म्यूनिसिपल रेगुलेशंस, स्टॉक ऑन फ्लोटर बेसिस, प्रूव लोडेड सॉफ्टवेयर, स्टॉक एंड इंटरेस्ट, ये सब पॉलिसी का पार्ट बन गए, इनबिल्ट कवरेज में आ गए, नो एक्स्ट्रा प्रीमियम। कितने जबरदस्त डिसीजन है ये।
लेकिन क्योंकि IRD is a regulatory and development authority, they are empowered to take any decision in favor of the insured. Maybe it is against the insurance companies, but insurance companies have to bear it because it all depends upon the sale of the product. Ultimately, penetration तो तभी बढ़ेगा जब कस्टमर को suitable product मिलेगा at the affordable price मिलेगा, तभी penetration बढ़ेगा. ऑब्जेक्ट penetration बढ़ाना है तो स्टॉक ऑन फ्लोटर बेसिस को भी फ्री कर दिया गया, लेकिन लिमिटेड. कैसे? फ्लोटर रिस्क आप दीजिए, सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 करोड़ तक है. 5 करोड़ तक आप कोई भी फ्लोटर रिस्क देते हैं, चाहे वो 2 गोडाउन की हो, 4 की हो, 5 की हो, आपसे कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लिया जाएगा. द मोमेंट सम इंश्योर्ड इंक्रीज टू 5 करोड़ रुपीज तो आपको लोडिंग 10% लगती है. फ्लोटर को आप और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर को जानकारी नहीं है. और फायर के बारे में तो आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं. फायर इंश्योरेंस टेक्निकल है, लेकिन इतना टेक्निकल नहीं है. तब तक टेक्निकल लगता है जब तक आप समझते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो. अब फ्लोटर कवर के मायने हैं फायर इंश्योरेंस में. हेल्थ में बिल्कुल इसके मायने अलग होते हैं. फायर इंश्योरेंस में इसके मायने ये हैं कि स्टॉक एट मल्टीपल लोकेशन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरी सीमेंट फैक्ट्री है ब्यावर में, श्री सीमेंट, लेकिन मेरा माल तो ऑल इंडिया में बिकता है. मैंने चेन्नई में गोडाउन ले रखा है, कोलकाता में गोडाउन ले रखा है, दिल्ली में ले रखा है, और मैं चाहता हूं कि सब गोडाउन मेरे एक ही पॉलिसी में कवर हो जाए. तो ये हो जाएंगे, एक ही सम इंश्योर्ड में हो जाएंगे, लेकिन मुझे उसके लिए फ्लोटर कवरेज लेना होगा. अगर इन सबका मिला करके मेरा टोटल सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से कम है तो कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम. 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लग जाएगा 10%. तो कवर फॉर स्टॉक्स एट मल्टीपल लोकेशंस अंडर वन सम इंश्योर्ड इज कॉल्ड फ्लोटर रिस्क. ये फायर के लिए है. हेल्थ के लिए फ्लोटर के मायने डिफरेंट होते हैं. हेल्थ की पॉलिसी का टर्न लेंगे अगली बार तो उसमें बताएंगे हम. तो जहाँ मल्टीपल लोकेशन हुई, मल्टीपल लोकेशन में एक चीज़ और भी आती है कि गोडाउन मान लिया मेरा चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, तो उसमें गोडाउन में वैल्यू भी होगी ना, कितने तक का माल आ सकता है, ये वैल्यू भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी मेरे. तो दोनों चीज़ें डिक्लेयर हो जाती है प्रपोजल फॉर्म में, इसलिए फ्लोटर का कवरेज भी मिल जाएगा. अब सम इंश्योर्ड पर आते हैं, क्योंकि सम इंश्योर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और सम इंश्योर्ड का पैरामीटर अब डिसाइड कर दिया गया है कि जितनी भी तरीके की प्रॉपर्टीज हैं वो सब रीस्टेटमेंट वैल्यू पर इंश्योर्ड है. चाहे वो बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर फिक्चर्स और फिटिंग हो, दे विल ऑल बी इंश्योर्ड अंडर दी रीस्टेटमेंट वैल्यू ओनली. रीजन भी कि इन सब की प्राइसेस बढ़ती हैं, कम नहीं होती. यहाँ कॉन्सेप्ट मोटर वाला लागू नहीं होता, IDV वाला. कहने को तो व्हीकल भी प्रॉपर्टी है, लेकिन व्हीकल इज डेली यूज्ड ऑन डेली बेसिस, तो डेप्रिसिएशन भी होता है, वियर एंड टियर भी होता है, वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से काउंट होती है. यहाँ डेट ऑफ परचेज से काउंट होती है. और क्योंकि ये सब बड़ी शॉर्ट सप्लाई है, शॉर्ट इन डिमांड है, तो इनकी वैल्यू ऑलवेज गोज अबाउट. आपने अपने ऑफिस के लिए आज बिल्डिंग खरीदी कोई 1.5 करोड़, 3 साल बाद उसकी वैल्यू को पता कीजिए मार्केट में कितनी हो गई. हालांकि लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वैल्यू बढ़ जाएगी. लेबर कॉस्ट है, बिल्डिंग मटेरियल है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, लोकेशन है, ये सब काउंट करते हैं. तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर एंड फिटिंग्स, दे आर ऑल इंश्योर्ड ऑन दी रीस्टेटमेंट वैल्यू. हाँ, स्टॉक के केस में कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि स्टॉक का नेचर ही डिफरेंट होगा. नेचर कैसे डिफरेंट होगा? आपकी मान लिया मेरी सीमेंट फैक्ट्री है, तो मैं उसके लिए सीमेंट का रॉ मटेरियल मंगाता हूँ, फिर उसको प्रोसेस में डालता हूँ, फिर उससे मैन्युफैक्चर हो गया कि मेरा बैग बनता है. तो तीनों प्रोसेस में अलग अलग मटेरियल यूज होगा. तो रॉ मटेरियल के लिए लैंडेड कॉस्ट लगेगी, स्टॉक इन प्रोसेस के लिए कॉस्ट लगेगी, फिनिश्ड स्टॉक के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस लगेगी.
इस वैल्यू पर उसका इंश्योरेंस हो गया। और अगर मेरे ऑफिस में कोई प्रीशियस स्टोन्स है या बुलियंस है या अनसेट है, उसकी इंश्योरेंस एग्रीड वैल्यू बेसिस पर होगी। तो अब ये सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। और रेजिडेंशियल हाउसेज की तरह, रेजिडेंशियल हाउसेज को जो आप पॉलिसी दे रहे हैं, गृह रक्षा पॉलिसी, भारत गृह रक्षा पॉलिसी, उसकी तरह यहाँ एस्केलेशन लागू नहीं होगा। एस्केलेशन आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एस्केलेशन की मान लें है कि ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ता है। जब आप किसी को भारत गृह रक्षा पॉलिसी देते हो, सम इंश्योर्ड जो लेते हो, अगर लेना अगर 10 साल की पॉलिसी दी है तो उसका सम इंश्योर्ड 10 साल तक ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं। यहाँ जो सम इंश्योर्ड आपने लिया है, सम इंश्योर्ड पूरे पॉलिसी पीरियड में वही रहेगा, एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा। कम कब होगा? जब क्लेम हो जाए, जितने का क्लेम होगा सम इंश्योर्ड डाउन चला जाएगा। ज़्यादा कब होगा? जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट को लेते हैं, कोई भी एड ऑन लेते हैं तो बढ़ेगा। लेकिन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पिक्चर्स हमेशा रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही इंश्योर्ड होंगे। अब और बहुत क्लैरिटी से समझाने के लिए पहले मैं आपको रीस्टेटमेंट वैल्यू समझा देता हूँ। ये रीस्टेटमेंट वैल्यू है क्या? तो रीस्टेटमेंट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रीस्टेट कॉस्ट। क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सीमेंट प्लांट में मेरा एक 2 करोड़ का मशीनरी लगा हुआ है। मशीनरी से ही बनेगा सीमेंट। अब वो मैंने 4 साल पहले खरीदी 2 करोड़। आज की डेट में उसी मशीनरी की कीमत 3 करोड़ 20 लाख। तो क्या आप मुझे ये एडवाइस करेंगे कि मैं 2 करोड़ का बीमा कराऊं, जो कि मेरी परचेज वैल्यू है? या आप मुझे ये एडवाइस करेंगे कि मैं 1 करोड़ 20 लाख का ही कराऊं, जो कि मेरी बुक वैल्यू है या डेप्रिशिएटेड वैल्यू है? या ये एडवाइस करेंगे कि आज के डेट में उस मशीन की जितनी नई वैल्यू की आ रही है वही सेम मेक एंड मॉडल उतने पे बीमा कराऊं, जो कि 3 करोड़ 20 लाख है? तो ये जो 3 करोड़ 20 लाख है, यही रिप्लेसमेंट वैल्यू है, यही रीस्टेटमेंट वैल्यू। अगर मेरी मशीनरी टोटल बर्न हो गई, टोटल लॉस में आ गई, जल गई, खाक हो, अब क्योंकि इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देने को तैयार है, पूरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट 3 करोड़ 20 लाख माइनस सालवेज माइनस कंपल्सरी एक्सेस। लेकिन मेरा सम इंश्योर्ड 3 करोड़ 20 लाख हो, अगर सम इंश्योर्ड 2 करोड़ का, तो इंश्योरेंस कंपनी सम इंश्योर्ड से ज़्यादा तो पे नहीं करेगी ना। So to the extent required to bring that property to a condition substantially the same as but not superior, better or more expensive than its condition if it were new on the date it is damaged or destroyed। मतलब ये हुआ कि आज जो कीमत दी जाएगी वो उस वैल्यू पे पे होगी जितने की आ रही है, ना तो उससे बेटर ना उससे पुअर। इसको कहते हैं रीस्टेटमेंट वैल्यू। लेकिन माल के केस में डिफरेंट होता है। अब मान लिया मैंने 200 बैग सीमेंट बेच दिया, आप आए, आपके सामने ट्रक लोड हो गया, आपको कह दिया कि अभी नाइट में निकलेगा ही, हाईवे होता हुआ, क्योंकि नाइट में हाईवे पे अलाउ एंट्री, दिन में नो एंट्री जोन है। मंडे को नेक्स्ट मॉर्निंग आपको डिलीवर हो जाएगा। और वो निकलता है, उससे पहले वो मेरे यहाँ बहुत तेज बारिश आई और सारा की सारा वो जो लोडेड सीमेंट था वो सब डैमेज हो गया। माल मेरी कस्टडी में, प्राइस आपने दे रखी है, पॉलिसी मेरे पास है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लूँगा। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी को मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करनी है, यानी कि वो प्राइस जिस पर कि मैंने सेल किया है आपको। मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या थी, मेरी प्रोसेस कॉस्ट क्या थी, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या थी, इससे कोई मतलब नहीं। एट व्हाट प्राइस आई हैव सोल्ड टू यू,
Insurance company will pay that price. This is in the interest of the customer. अब मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसी यूनिफॉर्मली सारी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सभी कंपनियां सेल करती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते कि इसी पॉलिसी में 4 और इनोवेटिव कवर एडेड हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। अब लोग जानते नहीं हैं तो क्लेम भी नहीं करते। आज तक इन चीज़ों की क्लेम ही नहीं आया, कहीं इक्का दुक्का आए होंगे तो पे किए होंगे, क्योंकि कस्टमर को बताया नहीं जाता तो उसको समझ में नहीं आता क्या क्या चीज़ कवर है। आपके पास अगर 20 साल से कार है या स्कूटर है, आप 20 साल से पॉलिसी ले रहे हैं, बीमा करा रहे हैं, क्योंकि एज पर लॉ बीमा तो कंपलसरी है, तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो आपको जो पॉलिसी दी जाती है, आपने उसको कितनी बार पढ़ा है? इंश्योरेंस कंपनी में आने से पहले कभी उस पॉलिसी को पढ़ा, देखा? आपने क्या देखा उसमें? सिर्फ वो एक पेज की वो डिटेल जिसमें कि बायर का नाम, पॉलिसी पीरियड, व्हीकल नंबर, व्हीकल डिटेल, प्रीमियम, ये लिखा है। ये सब देखा, रख दिया उठा के। आपको पता ही नहीं कि और इसमें क्या क्या चीज़ कवर, एडिशनल एड ऑन कवर क्या है, ये भी नहीं मालूम आपको। ऐसा ही होता है। इस पॉलिसी में 50,000 रुपये की मनी रिस्क कवर्ड है, 50,000 रुपये की डॉक्यूमेंट रिस्क कवर्ड है, 5 लाख तक का डेटा कवर्ड है कंप्यूटर का, 3 लाख तक के पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ विजिटर्स, एम्प्लॉय और डायरेक्टर कवर हैं, जो कि 20% तक के लिए 15,000 रुपये पर पर्सन कवर है। और चारों इस पॉलिसी का पार्ट है। यानी कि ऑटोमेटिक कवर है, कस्टमर को कोई एडिशनल प्रीमियम देना ही नहीं, इसलिए इनको कहा जाता है इनोवेटिव कवरेज। IRDAI ने एक और छूट दी है, हर कस्टमर को इस पॉलिसी में अवेलेबल है, वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस अप टू 15%, जिसके मायने हैं कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का बीमा रीस्टेटमेंट वैल्यू पे करा लिया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्लक्चुएशन है, थोड़ा कम या ज़्यादा हो रहा है, तो 15% तक का वेवर कर दिया जाएगा। उसके बाद सारा आपकी रिस्क होगा। एग्जैक्ट प्राइस डिटरमाइन करना ऑन द रेट ऑफ लॉस बड़ा डिफिकल्ट होता है। 5%, 10%, 15% मैक्सिमम का वेरिएशन आ जाता है। तो IRDAI कहता है कि 15% तक अंडर इंश्योरेंस वेव कीजिए, क्योंकि अगर आप एवरेज क्लॉज अप्लाई कर देता है तो नुकसान किसका होता है? कस्टमर का। और ये कस्टमर का लॉस बहुत भारी होगा, इन द सेंस कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ का बीमा अगर आप 60 रुपये में कराते हैं तो 40% का लॉस आपको भुगतना है। बिल्कुल वही फंडा है। मशीनरी मैंने 2 करोड़ में खरीदी थी, जिसकी बुक वैल्यू मेरे पास आज की डेट में 1 करोड़ 20 लाख है, लेकिन बाजार में जब मैं खरीदने जाता हूँ तो वो 3 करोड़ 20 लाख की है आज की डेट में। तो मेरा बीमा अगर 3 करोड़ 20 लाख का नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख है या 2 करोड़ 20 लाख है, तो मेरा रिमेनिंग सारा परसेंटेज मुझको खुद बियर करना पड़ जाएगा, क्योंकि एवरेज क्लॉज लग जाता है। और एवरेज क्लॉज का फंडा क्या है? सम इंश्योर्ड अपॉन करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू इनटू लॉस। सम इंश्योर्ड अगर 2 करोड़ है तो अपॉन 3 करोड़ 20 लाख इनटू लॉस मान लिया 1 करोड़ है, इस प्रोपोर्शन में 50% क्लेम ही नहीं मिलेगा। तो ये वहां तक तो वेव हो सकता है जहां पर कि 5%, 10%, 15% अंडर इंश्योरेंस है, चाहे वो आपकी गलती से हो या इंश्योर की गलती से हो या इंश्योरेंस कंपनी की गलती से। अप टू 15% इट कैन बी वेव्ड, बट द मोमेंट इट एक्सीड 15%, मान लिया 20% है, 25%, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं कह सकते या सर्वेयर को ये नहीं कह सकते कि 15% तो पॉलिसी में वेव किया हुआ है, रिमेनिंग आप काटिंग की 5%। फिर तो पूरा ही
20% आप ही को बियर करनी। तो अंडर इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रिलैक्स प्रोविजन दिया गया है कस्टमर के फेवर में, जिसका कस्टमर को बेनिफिट होता है। स्टॉक एंड ट्रस्ट ये भी फ्री कर दिया गया। मेरी फैक्ट्री में अगर मेरा सामान है तब तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आपका सामान रखा हुआ है, चाहे मेरे आप दोस्त हैं, परिचित हैं या मेरे कस्टमर हैं, कुछ भी हैं, आपका सामान है मेरे सामान के साथ जल गया, नुकसान हो गया, तो उसका तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि उसका तो मालिक में नहीं है। और ये सामान कुछ भी हो सकता है, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक इन प्रोसेस, स्टॉक इनवॉइस्ड एंड रेडी टू डिस्पैच, रॉ मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। इसका मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। ड्राई क्लीनर की दुकान में जाइए, उसके पास महंगे कोट्स हैं, सूट्स हैं, साड़ी हैं, कंबल हैं, सब तरीके का सामान है। उसकी दुकान में आग लग गई, तो उसकी दुकान में जो कुछ है वो किसका है? ड्राई क्लीनर का तो कुछ भी नहीं है, उसका तो मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर है दुकान का। जो माल है जो ड्राई क्लीनिंग के लिए आया हुआ है वो तो सब कस्टमर्स का है, तो उसका तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करे। लेकिन अब स्टॉक हेल्ड ट्रस्ट लेने के बाद, जो कि इनबिल्ट कवरेज पॉलिसी में शामिल है, ये रिस्क ऑटोमेटिक कवर है। और एक एग्जांपल दे दो, कोई गैरेज, अब गैरेज में मान लिया मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 20 गाड़ियां खड़ी हैं, सर्विसिंग के लिए आई हैं, रिपेयर के लिए आई हैं, और गैरेज में आग लग गई, सारी की सारी गाड़ियां जल गई, तो जिम्मेदारी किसकी है? लोग तो मेरे से वसूल लेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ जली। पॉलिसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क को कवर नहीं करती, तो पहले रिस्क कवर नहीं थी, एड ऑन कवर लेने में ही कवर होती थी, अब स्टॉक हेल्ड इंटरेस्ट भी कवर। इसी तरीके से एडिशन, एल्ट्रेशन और एक्सटेंशन, इनके मायने हैं। जैसे हमारा ऑफिस मान लिया, अब इसका इंश्योरेंस है बजाज से या फ्यूचर से, किसी भी कंपनी से, तो जब हमने पॉलिसी ली तब हमारा ऑफिस 2 फ्लोर का था, बीच में हमने 1 फ्लोर और बनवा लिया, 3 फ्लोर का हो गया। लेकिन पॉलिसी में तो हमारी 2 फ्लोर की रिस्क कवर, क्योंकि उसी का वैल्यूशन हमने दे रखा है, उसी का हमने इसके पर लगा रखा है। अब हमने जो एडिशन करा लिया उसको हम इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर देते हैं, उसका जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम बनता है वो पे कर देते हैं, तो वो रिस्क कवर रिमेनिंग पीरियड के लिए, वरना अंडर इंश्योरेंस होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि समझना चाहिए। अब इन दोनों पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सम इंश्योर्ड, क्योंकि दोनों 5 और 50 तक का है, कंपल्सरी एक्सेस सूक्ष्म में 5,000 ही, लघु में परसेंटेज बेसिस पर 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट, स्टार्ट ऑफ एक्सपेंसेस सूक्ष्म में 1 लाख ही, लघु में 5 लाख। स्टार्ट ऑफ एक्सपेंसेस के मायने है अगर कोई लॉस हो जाता है और उसके बाद आपको वो स्टार्ट करना पड़ता है जॉब, तो उसके लिए आपको एक्सपेंसेस इनकर करनी करनी, तो उसकी लिमिट है। फ्लोटर कवर सूक्ष्म में फ्री है, लेकिन लघु में उसकी 10% चार्ज है, और मिनिमम प्रीमियम का रेफरेंस है। इसी तरीके से टेररिज्म का जो कंपल्सरी एक्सेस है उसकी भी रेट डिफरेंस है, क्योंकि 5,000 वाला और 5% वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं है। यहाँ 1% शॉप के केस में, जो कि मिनिमम 10,000 और 5 लाख पे हो सकता है, नॉन इंडस्ट्रियल में भी 1% है, इंडस्ट्रियल में 5% है, तो ये लिमिट्स अलग है। लेकिन ये लागू तभी होंगी जबकि लॉस टेररिज्म से ही हुआ। अब पॉलिसी के साथ हमेशा एड ऑन कवर भी सेल करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, इंश्योर्ड को बेनिफिट मिलता है, उसका कवरेज वाइड मिलता है।
हालांकि जो उससे रिलेवेंट होगा वो वही लेगा कस्टमर, आप उसे थोप नहीं सकते। जैसे मान लिया मेरी फैक्ट्री के लिए मैंने 1 करोड़ का लोन ले रखा है, तो मुझे इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन के लिए कवर चाहिए आपसे। इंस्टॉलमेंट पे करने में दिक्कत आती है कई बार, तो मान लिया कोई मेरे को डिसेबिलिटी हो गई है, कुछ हो गया तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो मैं इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन ले लेता हूँ। एडवांस कवर इम्पोर्टेंट है। क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। लॉस ऑफ रेंट वही लेगा जिसने कि कुछ पोर्शन रेंट आउट किया हो। एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट भी वही लेगा जिसने कि कुछ पोर्शन रेंट आउट कर रखा हो। एक्सीडेंटल डैमेज कवर है, इनवॉलंटरी बेटरमेंट है, एक्सपेंसेस फॉर लॉस मिनिमाइजेशन है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एस्केलेशन। अब एस्केलेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है इंडस्ट्रीज के लिए कि पॉलिसी पीरियड में भी रेट बढ़ सकती है अचानक, कई बार होता है। जैसे मान लिया आपके इंडस्ट्रियल एरिया में जिस जगह पे आपका ऑफिस है वहीं कोई 5 स्टार होटल खुल गया, या वहीं कोई ऐसा इवेंट खुल गया जैसे JECC है, तो उस एरिया की रेट बढ़ जाए अचानक, बिल्डिंग की भी रेट बढ़ गई। तो वहाँ अंडर इंश्योरेंस की नौबत आ जाएगी। तो ऐसे एस्केलेशन को कवर करने के लिए एस्केलेशन क्लॉज ले लेंगे, उसका थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा, लेकिन जितने इंक्रीज इन बिटवीन द पॉलिसी पीरियड होगी वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। अगर मैनी लोकेशंस के लिए रिस्क कवर कराना है, फ्लोटर कवरेज लेना है, तो उसके लिए सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन प्रोपोजल फॉर्म में देनी होती है कि लोकेशन कहाँ कहाँ है, उनका एड्रेस और उन पर कितनी वैल्यू का स्टॉक है, दैट्स ऑल। हमें पॉलिसी ले कौन सकता है? वही लेगा ना जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट आउट कर दिया तो टेनेंट पॉलिसी लेगा। अब टेनेंट सिर्फ बिल्डिंग की नहीं लेगा, क्योंकि बिल्डिंग में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, बाकी उसका फर्नीचर फिक्चर हो सकता है, प्लांटर मशीनरी हो सकती है, स्टॉक हो सकता है। लीज पे दे दिया तो लेजर लेगा, सेल कर दिया तो परचेजर लेगा। तो पॉलिसी की सिचुएशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी अगर उसमें कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट का चेंज हो। और एक मेजर कंसर्न इस पॉलिसी में फायर की में ये होता है कि जब भी कभी फायर पॉलिसी में क्लेम आता है तो जितने अमाउंट से क्लेम पे किया गया है उतने से सम इंश्योर्ड लेस हो जाता है, और वो लेस सम इंश्योर्ड थ्रू आउट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड चलता है। अनफॉर्चुनेटली अगर उस पीरियड में भी कोई और क्लेम आ गया तो फिर इंश्योर्ड अंडर इंश्योरेंस का शिकार हो जाता है। So to cover up, insured need to pay difference amount of premium to restore the sum insured. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड है मेरी फैक्ट्री का, साइक्लोन आया, 1.5 करोड़ का लॉस हो गया। 1.5 करोड़ का लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने सब्जेक्ट टू पॉलिसी क्लॉजेज लाइक कंपल्सरी एक्सेस, सालवेज, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी अप्लाई करना था करके मेरे को 1.5 करोड़ का लॉस पे कर दिया। अब ये 5वां महीना चल रहा है पॉलिसी का, अभी 7 महीने बाकी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 1.5 करोड़ का क्लेम पे किया, मेरा 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड सिर्फ 3.5 करोड़ है। अब मैं डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे करके इसको 5 करोड़ करा सकता हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को ये क्लॉज पता ही नहीं होता। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जो क्लेम 1.5 करोड़ का पे कर रही है उसी में से डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिडक्ट करके सम इंश्योर्ड को पहले रीस्टेट करती हैं, उसके बाद क्लेम पे करती हैं। ये ठीक है, इंश्योर्ड के इंटरेस्ट में ये डिसीजन और होना चाहिए। तो पैकेज पॉलिसीज में भी यही प्रोविजन रहेगा, इंडिविजुअल में भी यही रहेगा। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास जो भी प्रपोजल आता है वो सारा प्रपोजल आपको हेड ऑफिस को ही रेफर करना है, क्योंकि उसका जो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट कोड जनरेट करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन द मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट्स। मार्केट में प्राइसिंग पर बहुत कॉम्पिटिशन है,
वो इसलिए है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है इस वक्त। टैरिफ डिसमेंटल हो चुके हैं, मार्केट प्राइस फ्री है, डी टैरिफ डिस्काउंट फ्लोट कर रहा है मार्केट में, और एवरी बायर इज कंसर्न विद द प्रीमियम अमाउंट एंड डिस्काउंट। तो उन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोड जनरेट होता है, कंसेंट उस पर कस्टमर के आते ही पॉलिसी इशू हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फायर इंश्योरेंस। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।